अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रायन डेनियल्सन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में ब्रायन के करंट पोजीशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में सरेया के टेलीविजन से ऑफ होने को लेकर सरेया का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के एईडब्ल्यू ज्वाइन करने के रियल रीजन को लेकर ओकाडा ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो वहीं एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपरव्यू को लेकर एईडब्ल्यू के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन डेनियल्सन उनके होम टाउन के ऊपर एईडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल हारने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी से रिटायर हो गए। और ब्रायन के रिटायर होने के बाद ब्रायन डेनियल्सन का एईडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट भी ओवर हो चुका है और लीगल तरीके से ब्रायन एईडब्ल्यू कंपनी से कुछ भी लेना देना नहीं गए। बट फिर भी यहां पर ब्रायन के रिटायर होने के बाद भी ब्रायन डेनियल्सन को रिसेंटली एईडब्ल्यू के ऑल इन के मीडिया कॉल के ऊपर देखा गया था। और अब यहां पर एक बार फिर से एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन डेनियल्सन को इस हफ्ते देखा गया है। गाइस यहां पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू कंपनी सिंसिनेटी के अंदर जब मैक्सिमम कार्नेज शो कर रही थी तो एईडब्ल्यू के मैक्सिमम कार्नेज डायनामाइट और कोलिजन दोनों शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन को बैक स्टेज एरिया के ऊपर देखा गया। और एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे लोगों ने कंफर्म किया है कि ब्रायन डेनियल्सन बैक स्टेज एरिया पर टोनी खान के साथ गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर मौजूद थे। और वैसे तो किसी को नहीं मालूम है कि ब्रायन यहां पर सिर्फ टोनी खान और जॉन मॉक्सली से मिलने आए थे या फिर ब्रायन डेनियल्सन यहां पर उनके फ्यूचर को लेकर कुछ बात करने आए थे। बट यहां पर लोगों का यह कहना है कि ब्रायन के रिटायर होने के बाद भी और उनके कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद भी ब्रायन यहां पर अब भी एईडब्ल्यू के क्रिएटिव लेवल के ऊपर इन्वॉल्व है और टोनी खान लगातार ब्रायन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और भले ही ब्रायन एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में ना हो बट ब्रायन यहां पर एईडब्ल्यू के क्रिएटिव आइडियाज अब भी पिच करते गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अंदर अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन उनका रिटर्न कब करते हैं। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की तो गाइस यहीं अब अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी डेफी रेसलिंग ने इस हफ्ते अनाउंस कर दिया है कि डेफी रेसलिंग के अपकमिंग 8 ईयर एनिवर्सरी शो के ऊपर एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन स्वॉर्ब उनका रिटर्न करने वाले गए। वेल अगर आप लोग को स्वॉर्ब स्टिकलैंड के हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, स्वॉर्ब के डब्ल्यूडब्ल्यूई एईडब्ल्यू लूचा अंडरग्राउंड में पॉपुलर होने से पहले उन्होंने उनके रेसलिंग करियर की शुरुआत डेफी रेसलिंग के ऊपर ही की थी। और डेफी रेसलिंग एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर से काफी सारे रेसलर्स बड़े स्टार बनकर बाहर आए गए। और अब यहां पर डेफी रेसलिंग के 8 ईयर एनिवर्सरी शो के ऊपर स्वॉर्ब यहां पर लंबे टाइम के बाद डेफी रेसलिंग के ऊपर रिटर्न कर रहे गए। और डेफी रेसलिंग ने यह कंफर्म कर दिया है कि वॉशिंगटन में उनके अपकमिंग एनिवर्सरी शो के ऊपर हमें यहां पर 7 फरवरी को स्वॉर्ब स्टिकलैंड का होम टाउन रिटर्न देखने को मिलेगा। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि स्वॉर्ब स्टिकलैंड 7 फरवरी को उनके होम प्रमोशन के ऊपर जब यहां पर लंबे टाइम के बाद रिटर्न करते गए तो क्राउड रिएक्शन कैसा होता है। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की तो गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू की अनदर फॉर्मर वुमेन चैंपियन सरेया के रिटर्न को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सरेया यहां पर लंबे टाइम से हमें एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर देखने को नहीं मिली गए और काफी लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते सरेया के हॉलीवुड में लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर सरेया ने एईडब्ल्यू के ऊपर उनके कंडीशन को लेकर बात की। जहां पर सरेया से जब ये पूछा गया कि क्या यहां पर वो किसी इंजरी की वजह से एईडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर रहे गए तो सरेया जवाब देकर ये कहते गए कि उन्हें यहां पर करंटली किसी तरह की कोई भी इंजरी नहीं गए और रिंग में कंपीट करने के लिए वो यहां पर 100% मेडिकली क्लियर है। और सरेया का एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर ना अपीयर होना ये यहां पर सरेया की खुद का डिसीजन है, क्योंकि सरेया का ये कहना है कि वो लंबे टाइम से एईडब्ल्यू के लिए काम कर रही थी। और कुछ टाइम पहले यहां पर सरेया ने खुद एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट से एईडब्ल्यू कंपनी से कुछ टाइम के लिए ब्रेक मांगा था, क्योंकि सरेया ये बिलीव करती गए कि एईडब्ल्यू का वुमेन डिवीजन करंटली इतना स्ट्रांग है कि अगर यहां पर सरेया 1 साल तक भी नहीं आती गए तो भी एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन पर उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और इसीलिए सरेया को जब लगा कि उन्हें टीवी से थोड़ा टाइम ऑफ लेना चाहिए और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए तो सरेया ने एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक मांगा। और अब यहां पर सरेया करंटली जब एईडब्ल्यू से ब्रेक ले चुकी गए तो वो यहां पर रेसलिंग बिजनेस के बाहर करंटली हॉलीवुड के अंदर काफी सारे सीरीज को शूट कर रही गए। और जैसे ही सरेया की ये सभी सीरीज शूट हो जाती गए सरेया यहां पर एईडब्ल्यू के टीवी के ऊपर उनका रिटर्न करेंगी। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि सरेया एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर रिटर्न कब करती हैं।
जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू की अनदर फॉर्मर वुमेन चैंपियन टाइमलेस टोनी स्टोम की रिसेंटली एईडब्ल्यू पर रिटर्न होकर न्यू कैरेक्टर फॉर्म करने के बाद अब टोनी स्टोम बहुत ही जल्द उनके होम कंट्री ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें यहां पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम पर दोबारा वुमेन टाइटल के लिए चैलेंज करती हुई दिखाई देंगी। और यहीं टोनी स्टोम के इस अपकमिंग हाई प्रोफाइल मैच से पहले पीडब्ल्यूआई के द्वारा टोनी स्टोम को एक मेजर अवार्ड मिल चुका है। गाइस यहां पर इस हफ्ते पीडब्ल्यूआई के द्वारा रेसलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, जहां पर पीडब्ल्यूआई के द्वारा 2024 के वुमेन रेसलर ऑफ द ईयर का अवार्ड एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन टोनी स्टोम को दिया गया है और टोनी स्टोम को 2024 का बेस्ट वुमेन रेसलर माना गया है। तो गाइस वहीं सेम टाइम के ऊपर पीडब्ल्यूआई के द्वारा 2024 के मोस्ट इंप्रूव्ड फीमेल वुमेन रेसलर कैटेगरी में एईडब्ल्यू की करंट वुमेन चैंपियन मरिया मे का नाम है और मरिया मे को 2024 की मोस्ट इंप्रूव्ड फीमेल रेसलर माना गया है। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि मरिया मे और टोनी स्टोम दोनों के दो बड़े अवार्ड मिलने के बाद जब यहां पर ऑस्ट्रेलिया में ये दोनों आमने सामने होते गए तो इन दोनों में से कौन यहां पर टाइटल लेकर अरीना से वॉकआउट करता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अनदर अपकमिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम पेपर व्यू के बाद एईडब्ल्यू का अगला पेपर व्यू एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन होने वाला है, जो पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी हमें यहां पर 9 मार्च को करते हुए दिखाई देगी। और 9 मार्च को एईडब्ल्यू का ये पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी क्रिप्टो अरीना एलए में करने वाले गए, जहां पर एईडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के लिए करंटली यहां पर ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 6570 के बराबर है, जहां पर 6570 टिकट में से एईडब्ल्यू ने करीबन 5500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर करीबन यहां पर 1100 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू आराम से करने वाले गए। और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एक बार जब एईडब्ल्यू कंपनी 6500 टिकट सोल्ड आउट कर देती गए तो अरीना की कैपेसिटी को और कितना ज्यादा रेज किया जाता है, क्योंकि गाइस जिस अरीना में एईडब्ल्यू का रिवोल्यूशन होने वाला है उसकी कैपेसिटी 20,000 से ऊपर है और एईडब्ल्यू कंपनी चाहे तो रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर कम से कम 17,000 लोगों को आराम से ला सकती गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन की हाई टिकट डिमांड होती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं आर्गुबली मॉडर्न एरा के ग्रेटेस्ट जापानीज रेसलर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ओकाडा के एईडब्ल्यू पर आने से पहले ओकाडा यहां पर जापानीज रेसलिंग के मॉडर्न एरा में सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम था और काजुचिका ओकाडा के एईडब्ल्यू पर आने से पहले भी ओकाडा यहां पर जापान के हाईएस्ट पेड रेसलर थे। और अब यहां पर जब ओकाडा जापान छोड़कर यूएसए आकर एईडब्ल्यू को ज्वाइन कर चुके गए तो इस हफ्ते ओकाडा ने खुद उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू और जापानीज रेसलिंग लीव करने को लेकर बात की, जहां पर ओकाडा से जब ये पूछा गया कि जापानीज रेसलिंग के अंदर ओकाडा के सबसे ज्यादा पॉपुलर और टॉप रेसलर होने के बाद भी काजुचिका ओकाडा ने जापानीज रेसलिंग को छोड़कर अमेरिका आने का फैसला क्यों किया, तो ओकाडा जवाब देकर ये कहते गए कि इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि वो यहाँ पर जापानीज रेसलिंग के अंदर एक टाइम के ऊपर सबसे बड़े स्टार थे और जब वो जापानीज रेसलिंग को लीव कर रहे थे उस समय भी वो एनजेपीडब्ल्यू के टॉप रेसलर थे। बट काजुचिका ओकाडा पर्सनली ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर वो अब भी एनजेपीडब्ल्यू के अंदर होते तो वो वही सेम चीजें कर रहे होते जो पिछले 10 सालों से वो एनजेपीडब्ल्यू के ऊपर कर रहे थे। और ओकाडा का ये कहना है कि एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ओकाडा वो हर चीज कर चुके गए जो यहाँ पर कोई भी रेसलर एनजेपीडब्ल्यू में जाकर करना चाहता है। और अब यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर काजुचिका ओकाडा के पास करने के लिए कुछ भी नया नहीं था और वो यहाँ पर बिल्कुल आराम से बैठकर हर हफ्ते सेम टाइप के मैचेस देते थे। बट अब यहाँ पर जब ओकाडा अमेरिका के अंदर है तो उन्हें यहाँ पर काफी सारे न्यू चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज काजुचिका ओकाडा का अमेरिकन ऑडियंस से कनेक्ट होना है। और ओकाडा का ये कहना है कि क्योंकि ओकाडा की इंग्लिश अच्छी नहीं गए तो इसीलिए ओकाडा के लिए ये बहुत ही टफ चीज है कि वो यहाँ पर यूएसए के अंदर इंग्लिश बोलने वाली ऑडियंस से कनेक्ट करे। और अगर यहाँ पर ओकाडा जापान के अंदर होती तो वो यहाँ पर उनके लैंग्वेज में जापानीज ऑडियंस से आराम से कनेक्ट करते। बट यूएसए में आकर इंग्लिश सीखकर इंग्लिश ऑडियंस से कनेक्ट करना ये यहाँ पर ओकाडा के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और ओकाडा मेनली इसी चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए यूएसए के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी पर काम कर रहे गए। बट इसके अलावा ओकाडा एईडब्ल्यू के अंदर काफी सारे डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे गए जो ओकाडा ने एनजेपीडब्ल्यू के अंदर कभी भी प्ले नहीं किया। और ओकाडा का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर आना ही काजुचिका ओकाडा का उनके करियर पर एक बहुत ही बड़ा बेट लेना है। और अगर वो चाहते तो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर उनके पूरे करियर के लिए टॉप रेसलर के तौर पर काम कर सकते थे। बट उन्होंने उनके करियर के ऊपर बेट लिया है और वो एईडब्ल्यू में आकर अब यहाँ पर न्यू चीजें ट्राई करके उनके आप को प्रूफ करना चाहते गए। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि काजुचिका ओकाडा एईडब्ल्यू के ऊपर कभी वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं और इंग्लिश ऑडियंस ओकाडा को कभी पसंद करती है या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले
वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।